लग चुकी है तलब जीत की, लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि नेत्र है। लेकिन उससे पहले हम लोग जो पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ने के बाद, ठीक है, प्रकाश का जब वर्ण विक्षेपण हम लोग पढ़ लिए, इसके बाद जो आपका टॉपिक आने वाला है मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई ये मानव नेत्र क्या होता है। देखिए सीधी सी बात है, मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों तरफ जो रंग बिरंगा संसार है उसको देखने योग्य बनाता है, समझने योग्य बनाता है। ठीक है, तो सोचिए कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आँख, है ना। यह एक प्रकाश संवेदी अंग है, मतलब कि ये प्रकाश को जो है क्या करता है, संवेदना के रूप में जो है ब्रेन में पहुंचाने का काम करता है, इसलिए इसको एक संवेदी अंग बोला जाता है। ठीक है, मानव नेत्र जो है इस प्रकार का है, उसका चित्र है मानव नेत्र। ठीक है, देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग समझेंगे मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग, मानव नेत्र का कौन कौन सा भाग होता है ये भी हम लोग जो है जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको देखना होगा इस फिगर में, देखिए कि मानव नेत्र है। मानव नेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिए क्या चीज़ है, दृष्टिपटल है ना, दृष्टिपटल है, पक्षमाभि पेशियाँ, कचाप द्रव्य, द्वितंत्रिका, क्रिस्टलीय लेंस, नेत्रोद, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल, ये सब क्या है, नेत्र के एक अंग हैं, नेत्र अंग। ठीक है, अब सब जितने भी नेत्र अंग हैं सबका कार्य कहीं ना कहीं अलग अलग है। ठीक है, तो सबको बारी बारी से पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे दृष्टिपटल, दृढ़ पटल कहते हैं इसको, इसको कहते हैं दृढ़ पटल, है ना। यहाँ पे आप समझिएगा दृढ़ पटल क्या होता है। मानव नेत्र एक खोखले गोले की तरह होता है, याद रखिए। अगर हम यहाँ देखें तो मानव नेत्र एक खोखले गोले की तरह होता है जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है ना। याद रखिए, एक गोले के जैसा होता है, खोखले गोले के जैसा आँख होता है और उसका जो व्यास होता है वो लगभग आपका 25 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तथा जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, मतलब आँख का जो ऊपरी परत है वो लगेगा कि एकदम वाइट है ना, यानी कि वाइट परत से, यानी कि श्वेत परत से ढका हुआ लगेगा। ठीक है ना, अपारदर्शी है, उसके अंदर जो है पार्ट्स को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बाहर से। यहाँ पे समझेंगे यह अपारदर्शी परत दृढ़ पटल कहलाती है। जो अपारदर्शी परत है उसको क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। जैसे कि ये सब जो आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग, मतलब समझिए कि आँख का सबसे ऊपरी भाग जो उसको सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं, वो है दृढ़ पटल है। क्या है, दृढ़ पटल। ठीक है, और ये अन्य जितने भी अंग हैं उसका सुरक्षा करता है, मतलब कि जो नेत्र के भीतरी भाग जो हैं, जितने भी अंग हैं उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम यही करता है दृढ़ पटल। क्लियर है, दृढ़ पटल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे रक्त पटल। भाई रक्त पटल क्या होता है इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखिएगा रक्त पटल, श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ, श्वेत परत अभी हम लोग जो देखे, दृढ़ पटल जो देखे, उसके बाद आप देखिएगा श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है, काला रंग की झिल्ली होती है जिसको रक्त पटल कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो आप ब्लैक कलर का यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, वो है यहाँ पर रक्त पटल है। क्या है, रक्त पटल है। ठीक है, याद रखिएगा अंदर ये जो है, ठीक ना। ये क्या करता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं, देखिएगा। काले रंग इसका कैसा कलर होता है, तो काला रंग होता है। तो काले रंग के कारण यह प्रकाश को अवशोषित करती है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है, मतलब कि बाहर से प्रकाश को नहीं आने देती है ना। याद रखिएगा, बाहर से प्रकाश को नहीं आने देती है, वो प्रकाश को बाहर ही क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अगर अंदर चला जाएगा प्रकाश तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा जो कि दृष्टि बाधित हो सकती है। इसके बाद आगे चलते हैं कॉर्निया। देखिए कॉर्निया क्या होता है।
अगर कॉर्निया की हम बात करें यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं कॉर्निया, ये आप देख सकते हैं 3 चीज़ है, पुतली है, परितारिका है, फिर कॉर्निया है। कॉर्निया का भाग ये देख सकते हैं, यहाँ पे कॉर्निया है आँख का, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेत्र गोलक के सामने, नेत्र गोलक का सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शक यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। इस भाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऊपरी भाग आप देख सकते हैं क्या है, कॉर्निया है। ओके, प्रकाश कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तथा प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। याद रखिए, कहने का मतलब है कि जो है कॉर्निया अधिक प्रकाश को उधर ही क्या कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, अपवर्तित कर देता है। क्या करता है, अपवर्तित करने का काम करता है, ठीक। परावर्तन नहीं करता है, अपवर्तित करता है, मतलब कि उसका दिशा जो है कहीं ना कहीं मोड़ देता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। देखिए आइरिस किसको कहते हैं भाई, आइरिस भी जानना जरूरी है। देखिए आइरिस, आइरिस क्या होता है यहाँ पे समझिएगा। देखिए कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया जो है वो आगे वाला सतह है, ठीक है, तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली होता है। क्या होता है, अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है, जिससे हम लोग आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। यह कैमरे के डायफ्राम, डायफ्राम या फिर डायफ्राम कहते हैं इसको ना, क्या कहते हैं, डायफ्राम की तरह कार्य करता है। आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है, इसे परितारिका भी कहते हैं। याद रखिएगा, आँख का जो है, आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है, इसे परितारिका भी कहते हैं। चलिए ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो है पुतली, पुतली क्या होता है यहाँ देख लीजिए, एकदम बीच वाला भाग है, आई का सबसे बीच वाला भाग क्या है, पुतली। चलिए समझते हैं पुतली क्या है। देखिए आइरिस के मध्य, आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है, ठीक है ना, छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा भी कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा। आप देख सकते हैं इसके बीच, इसके बीच ये क्या है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, इसको कॉर्निया बोलते हैं। उसके अंदर वाले पार्ट्स को यहाँ पे परितारिका बोलते हैं, लेकिन बीच वाला ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जिससे प्रकाश जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, मतलब छिद्र टाइप का लगता है वहाँ पे देखने के बाद, तो उसको कहते हैं पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली, या फिर इसको नेत्र तारा भी कहते हैं। पुतली नेत्र में, याद रखिएगा, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब ये पुतली जो है ना, बड़ा भी होता है और छोटा भी हो जाता है। प्रकाश की जितनी मात्रा को आंख में ले जाना चाहता है उतना ही जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं जा पाएगा। ओके, तो ये करता है। तथा पुतली के आकार को आइरिस या परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। याद रखिए, पुतली का आकार जो होता है आइरिस या परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक। पुतली आकार में छोटा हो सकता है, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको जो है आइरिस और परितारिका, आइरिस या परितारिका क्या करता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है, जो कि परितारिका आप देख रहे हैं, ठीक है, परितारिका। ओके, यहाँ पे आप समझेंगे, जब प्रकाश अत्यधिक मात्रा में आंख में प्रवेश करेगा तो आइरिस सिकुड़ जाएगा और पुतली को क्या कर देगा, छोटा बना देगा। याद रखिए, प्रकाश जब अत्यधिक आंख पर पड़ेगा तो आइरिस क्या करता है, सिकुड़ जाता है और पुतले के साइज को छोटा कर देता है, ठीक है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। अब देखो, जब प्रकाश मंद होता है, कम प्रकाश होता है, कम प्रकाश में आपको जब देखना है तो क्या करता है, आइरिस फैल जाता है और पुतली के साइज को बड़ा कर देता है, जी कि प्रकाश उसमें जो है अधिक मात्रा में पहुंचे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि भाई अधिक मात्रा में प्रकाश पहुंचेगा तो आपको दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं देखने योग्य बनाता है। प्रकाश ज़्यादा रहेगा तो भी और प्रकाश कम रहेगा तो भी। क्लियर है यहाँ तक? तो नेत्र लेंस यानी कि आई लेंस कहते हैं। आई लेंस क्या होता है यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं। देखिए आई लेंस ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं क्या है, यही है आपका क्या लेंस है, यानी कि अभिनेत्र लेंस भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे, आइरिस के ठीक पीछे, जो आइरिस था उसके ठीक पीछे प्रोटीन का बना, याद रखिए लेंस जो होता है किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तल लेंस होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि
आई जो होता है वो किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे तथा यह अभिसारी प्रकृति का होता है। याद रखिए उत्तल लेंस तो अभिसारी होता ही है, अभिसारी प्रकृति का होता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी, अगले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, 1.44 होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.44 होता है। याद रखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चौड़ा है, ठीक है, यहाँ पे पतला है, तो इसलिए बोला गया यहाँ पे। अब इसके बाद जो है यहाँ पे समझिएगा आगे, पक्षमाभी पेशियाँ, देखो सिलियरी मांसपेशियाँ, यहाँ पे सिलियरी मसल्स बोला गया है। तो पक्षमाभी मांसपेशियाँ क्या है, नेत्र लेंस जो होता है ना, नेत्र लेंस जो छोटा बड़ा जो होता है वो पक्षमाभी पेशियाँ ही करती है। मतलब कि नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर ही टिका रहता है, जिन्हें पक्षमाभी मांसपेशियाँ कहते हैं। याद रखिए, जो नेत्र लेंस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आप देखिए ना, यहाँ पे आप देखिए, ये जो लेंस को पकड़ के रखा है ना, ये लेंस को जो पकड़ के रखा है यही है पक्षमाभी पेशियाँ, जिसको सिलियरी मसल्स कहा जाता है। क्लियर है। यहाँ पे आगे हम लोग चलेंगे। देखिए, इन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक किया जा सकता है, जिसे दूर एवं पास वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। मतलब कि ये लेंस जो होता है ना, लेंस कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है। तो ये सिलियरी मांसपेशियाँ जो होती है ना, यही इसको क्या करती है, छोटा और बड़ा करती है, पतला करती है और मोटा करती है। ठीक है। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि देखिए लेंस से ही प्रकाश गुजरेगा, कहीं ना कहीं वस्तु का प्रतिबिंब जो है अच्छा बन जाए, रेटिना पर बने, इसलिए ये पतला हो जाता है और ये जो है मोटा हो जाता है समय की स्थिति के अनुसार। आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर रेटिना। देखिए रेटिना का क्या कार्य है, यहाँ पे आप लोग रेटिना के बारे में आप समझेंगे। देखिए रेटिना क्या है, रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों, जिसको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, से बना एक पर्दा होता है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। देखिए दृष्टि पटल है, जब कोई प्रतिबिंब यानी प्रकाश बाहर से आँख में प्रवेश करता है तो लेंस से होते हुए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दृष्टि पटल पर ही बनता है। कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है। आप देख सकते हैं इसका ये वाला भाग है, ये ना, ये दृष्टि पटल क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं या फिर रेटिना बोलते हैं। और यहीं पर जो है क्या बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है यहाँ तक जी। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे, जलीय एवं कचाभ द्रव। जलीय एवं कचाभ द्रव ये क्या होता है, आप देखेंगे कुछ नहीं, कचाभ द्रव आप यहाँ समझिएगा पहले ध्यान से। इसके अंदर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसके अलावा जितना भी अंग पढ़ें, इसके अंदर जो होता है ना, इसके अंदर ही जो है भरा हुआ होता है कचाभ द्रव। ठीक है, कचाभ द्रव इसी में भरा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आप समझेंगे कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, इस द्रव को ही जलीय द्रव कहते हैं। और इसी प्रकार नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य भी एक पारदर्शक द्रव भरा रहता है, जिसे कचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। क्लियर है। अब यहाँ जलीय द्रव या कचाभ द्रव का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक के बराबर होता है। मतलब कि जल भरा हुआ है तो याद रखिए जल का जो अपवर्तनांक होता है ना, वही इसका भी अपवर्तनांक होता है। क्लियर है। अब इसके बाद जो है कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच का भाग नेत्रोद कहलाता है। मतलब कि कॉर्निया, याद रखिए यहाँ पे समझिएगा, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस, ये जो है आपको देखिए कॉर्निया दिख रहा है, अब ये नेत्र लेंस है। अब इसके अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, उसको यहाँ पर क्या नेत्रोद कहा गया है। क्या कहा गया है, नेत्रोद कहा गया है। ठीक है। वह नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग कांचा काला कहा जाता है। क्या कहलाता है, कांचा काला कहा जाता है। किसके बीच, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच। नेत्र लेंस ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे रेटिना हो गया। अब इसके बीच जो स्थान है ना, उसको कांचा काला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांचा काला कहा जाता है। तो नया चीज़ आप लोग को सीखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग को जो है इतना बताने के बाद आप जो है जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। ये फिगर दिया हुआ है और A B C D E आपके इसके स्थान
का नाम आपको बता देना है कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तीर का निशान सब दिया हुआ है और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो ABCD बस 5 प्रश्न है, 5 प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए यहाँ पे समझिएगा, मानव नेत्र अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मानव नेत्र अगर प्रतिबिंब बनना ही होता है, अगर यहाँ पे आप समझेंगे कि मानव नेत्र क्यों होता है, तो किसी वस्तु को देखने के लिए, और देखने के लिए कैसे दिखा जाता है, आपको इतना सारा भाग बता दिए। इससे जो प्रकाश, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और वस्तु से प्रकाश हमारे आँखों में प्रवेश करती है, मतलब कि उसका प्रतिबिंब हमारे आँखों में प्रकाश के रूप में पहुँचती है, ठीक है। और वो जा कर के प्रतिबिंब बनाती है रेटिना पर, और रेटिना जो है वो क्या करता है, ठीक है, ब्रेन में भेजता है। बताते हैं कि कैसे भेजता है, यहाँ पे समझिए। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें सर्वप्रथम नेत्र के कॉर्निया पर आपतित होती है। याद रखिए, अभी बताए कि कॉर्निया पर सबसे पहले प्रकाश आएगा वस्तु से टकरा करके, पर आपतित होती है तथा अपवर्तित होकर, याद रखिए कॉर्निया क्या करता है, अपवर्तित करता है प्रकाश को, ठीक है, होकर क्रमशः जलीय द्रव नेत्र लेंस तथा कचाप द्रव में से होती हुई रेटिना पर पहुंचती है। देखिए जलीय द्रव, यहाँ पे आगे जो है ना, आगे वाला स्थान, इसको क्या बोलते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलीय द्रव। और ये वाला भाग को कहते हैं, ये वाला अंदर वाले भाग को कहा जाता है कचाप द्रव। और लेंस यहाँ है, लेंस से होते हुए, तो लेंस से होते हुए ये जो आप देख रहे हैं ना लाइट, ये कहीं ना कहीं वस्तु पर से पड़ करके आ रहा है, और इससे होते हुए, है ना, रेटिना से होते हुए, आपका ये जलीय द्रव से होते हुए, लेंस से होते हुए रेटिना तक यहाँ पहुँचता है, ठीक है। ये जो है कचाप द्रव से होते हुए, ठीक ना, यहाँ तक पहुँचता है, जहाँ पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर याद रखिएगा, वास्तविक बनता है प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब के बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता है। प्रकाश तंत्रिय, याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो आपको रेखाएं दिख रही है ना, इस प्रकार से पतली पतली रेखाएं, रेशा टाइप का, ये क्या करती है, इस, है ना, इस सूचना को, ठीक है, इस प्रकाश को क्या में बदलती है, विद्युत आवेग में बदलती है। और विद्युत आवेग में बदलने के बाद प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा वो मस्तिष्क में पहुंचाती है। याद रखिए क्या है, प्रकाश को यहाँ पर विद्युत आवेग में बदल दिया गया और वो ब्रेन में पहुंचा दिया, ठीक है। जिससे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर, मस्तिष्क क्या करता है, इसको अनुभव करता है, और अनुभव के आधार पर यह प्रतिबिंब सीधा बना देता है। ब्रेन क्या करता है, उसको सीधा बना देता है, मतलब सीधा ही समझता है ब्रेन देखिए क्या है, अनुभव के आधार पर सीधा समझ लेता है, उल्टा नहीं समझता है। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद मानव नेत्र की समंजन क्षमता। देखिए मानव नेत्र की समंजन क्षमता किसको कहते हैं, देखिए मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को ही यहाँ पे समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब कि देखिए मांसपेशी, जो सिलियरी मांसपेशियाँ है, वो लेंस को क्या करता है, कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनाने के लिए आगे पीछे होता है, या फिर वो पतला और मोटा होता है ना। तो जितना समंजन क्षमता जो होता है मानव नेत्र की समंजन क्षमता, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मांसपेशियों द्वारा, ठीक है, सिलियरी जो मांसपेशियाँ होता है उसको भी समझ लेते हैं। मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब कि आवश्यकता के अनुसार जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती है वो लेंस को पतला करता है या फिर मोटा करता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है समंजन क्षमता, क्योंकि अपने अनुसार अपने जितना कर सकता है उतना ही ना उसको पतला करेगा या मोटा करेगा, ठीक है। जितना है वो उसी में काम करना है उसको, तो हम उसी को कहते हैं समंजन क्षमता, ठीक है। अगर देखा जाए तो मानव का निकट दृष्टि जो होता है ना, कितना नज़दीक जो है वो देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर इसका होता है दृष्टि, निकट दृष्टि होता है, ठीक है। और दूर अनंत होता है, जितना दूरी तक आप देख सकते हैं, ठीक है। नज़दीक लाइएगा 25 सेंटीमीटर से तो आपको थोड़ा सा दिखाई अच्छे से नहीं देगा, आपको आंख पर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर रखिए, आंख जो है अच्छे से काम वर्क करेगा और अच्छे से दिखाई देगा। क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा समझते हैं दृष्टि दोष तथा आँखों के देखभाल। अब देखिए जब हम लोग आँख के बारे में पढ़ लिए, आँख
पर प्रतिबिंब कैसे बनता है ये भी पढ़ लिए। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर आप समझेंगे कि भाई अब दृष्टि दोष भी होता है, क्योंकि लोग जो हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चश्मा भी पहनते हैं, है ना, कुछ डिफेक्ट आ जाता है आंखों में, इसीलिए चश्मा पहनाया जाता है उनको। तो ये कौन कौन से डिफेक्ट है, डिफेक्ट को समझेंगे, त्रुटि को समझेंगे, दोष को समझेंगे, यानी कि दृष्टि दोष को समझेंगे। देखने में जब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है तो हम उसको कहते हैं दृष्टि दोष हो गया है उसको। तो देखते हैं यहाँ पर, समझते हैं कि कौन कौन सा दृष्टि दोष होता है। देखिए, दृष्टि दोष जो होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये ऐसा दोष है कि जहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए वहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसकी वजह से लोग जो हैं वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, और ये जो है दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। क्लियर है। अब इसके बाद जो है हम लोग समझेंगे निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष मतलब कि ये ऐसा दोष होता है ना कि निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। ये चीज़ याद रखिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी। इसका रीज़न ये है, यहाँ पे आप समझिएगा, इस दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर के पास आ जाता है। यहाँ पे आप समझेंगे निकट इसको क्यों कहा गया। निकट इसलिए कहा गया क्योंकि आपको पता है कि जब कोई प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तभी आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि रेटिना पर नहीं बनता है, इसका जो है रेटिना से पहले ही बन जाता है, मतलब कि नज़दीक हो जाता है, लेंस से नज़दीक ही बन जाता है, रेटिना पर नहीं जा पाता है। रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बनता तो क्या होता, ये साफ साफ दिखाई देता, लेकिन रेटिना पर ना बन करके वो लेंस के नज़दीक बन जाता है। नज़दीक का मतलब निकट बन जाता है। क्या होता है, निकट बन जाता है, इसीलिए ये अच्छे से देख नहीं पाता है। इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है कि भाई निकट से क्या होगा। निकट दृष्टि दोष में क्या समझना है कि भाई इसका प्रतिबिंब निकट मतलब पहले ही बन गया, ठीक है, इसका प्रतिबिंब पहले ही बन गया, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। नहीं तो निकट का मतलब जो है उल्टा पलटा समझ लेते लोग कि निकट दृष्टि दोष है मतलब कि निकट वाला साफ साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तो निकट का मतलब आप समझ गए कि इसका जो प्रतिबिंब है वो लेंस के निकट ही बन जाता है। क्लियर है, यहाँ पे समझ सकते हैं। और अतः व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ये चीज़ें आप लोगों को हम बता दी। आगे चलते हैं, यहाँ पे समझिएगा निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। कारण तो अभी हम बता दिए, लेकिन फिर भी जान लेते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेत्र लेंस का वक्रता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी जहां होना चाहिए था वहां पे नहीं होगा, ठीक ना। ये जो लेंस आप देख रहे हैं इसका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वक्रता त्रिज्या मतलब कि ये पतला हो जाता है, चौड़ा। देखिए इस तरह से क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, इसका वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है, जिससे जहाँ बनना चाहिए, जहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए वहाँ ना बन करके वो लेंस के निकट ही बन जाता है, जिससे कि प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना या फिर त्रिज्या बढ़ जाना सेम। निवारण क्या हो सकता है भाई, इसका निवारण कैसे करेंगे। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है किस तरह का लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको मिल गया, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और तब आपका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, जा करके एकदम रेटिना पर बनेगा और साफ साफ दिखाई देने लगेगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो दूर दृष्टि दोष को समझते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या है, दूर दृष्टि दोष में जस्ट अपोजिट। देखिए, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन निकट की ही वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी, ठीक ना। ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें क्या होता है यहाँ पे समझिए। देखिए, रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन रेटिना पर बनता नहीं है, दूर बन जाता है। क्या हो जाता है, दूर बनता है, ठीक ना, याद रखिए। मतलब अगर देखा जाए, यहाँ पर हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है, आई है, ओके, क्या है, आई। अब यहाँ पे आपके ये क्या है, रेटिना है, यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे लेंस है। अब लेंस से प्रकाश जो है वो क्या करता है, यहाँ जाता है, और यहाँ रेटिना पर ना बन करके, समझ रहे हैं, ये रेटिना पर बनता तो साफ साफ दिखाई देता, तो रेटिना पर ना बन करके वो कहाँ बन जाता है, रेटिना पर ना बन करके ये बनता है बाहर, इस तरह से बन जाता है।
ठीक है, इस तरह से बाहर बन जाता है, मतलब समझिए बड़ा हो जाता है। इस तरह से प्रतिबिंब बनता ही नहीं, प्रतिबिंब बड़ा दिखने लगता है, ऐसे होता है। जब ऐसे हो रहा है तो इससे पता चलता है कि दूर, मतलब दूर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना पर नहीं बन रहा है, लेंस से बहुत दूर बन रहा है, इसलिए इसको दूर दृष्टि बोलते हैं, ठीक ना? जी हाँ, तो यहाँ बन रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा, इस दोष युक्त, याद रखना, इस दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है, अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट स्थित वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मतलब इसमें निकट वाला दिखाई नहीं देगा, दूर वाला दिखाई देगा, ठीक ना? ये चीज़ है। अब यहाँ पे आप समझेंगे, जब इतना समझ गए आप लोग, तो इसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है। तो अभी हम बताएं आप लोगों को, होगा क्या कि इसका जो वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगा, मतलब इसका लेंस जो है मोटा हो जाएगा, और लेंस मोटा होगा जिससे क्या होगा, इसका फोकस जो है दूर बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आप देखिए ना, बाहर निकल जाएगा, समझ रहे? फोकस दूरी दूर हो जाएगा। देखिए दूरदृष्टि दोष होने के निम्नलिखित कारण का है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या होगा? जब नेत्र लेंस का जो वक्रता है, मतलब वो मोटा हो जाएगा, ठीक है, तो उसका जो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगी, ठीक है। नेत्र की मांसपेशियों के क्षीण हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास कम हो जाता है, मतलब हो सकता है कि सिलियरी मांसपेशियां कभी कमज़ोर हो जाए, तो उस स्थिति में भी वो काम नहीं कर पाता है, तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, ठीक ना, और जिससे वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे कि प्रतिबिंब दूर बनता है, ठीक है, इसलिए जो है निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। देखिए इस दोष के कारण निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना के पीछे फोकस होता है, जिस कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निवारण क्या है भाई? तो निवारण है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। इसको कैसे याद रखिएगा, यहाँ पे समझिए, एक ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं, है ना। देखिएगा, उड़ान क्या है? उड़ान। अगर आप उड़ान याद रखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, देखिए उड़ान से अगर देखा जाए तो यहाँ पे उत्तल से है, किससे? उत्तल से, ठीक ना। और डी से क्या है? तो दूर, याद रखिएगा क्या है? दूर। मतलब कि दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए उत्तल जरूरी है। यहाँ पे आप समझेंगे, ए से अवतल हो गया, क्या हो गया? अवतल, ठीक। और एन से क्या हो गया? निकट, एन से निकट, तो निकट दृष्टि दोष है उसके लिए अवतल, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष है इसके लिए क्या है? उत्तल, ठीक है। तो उड़ान याद रखिएगा, उड़ान से आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए उड़ान याद रखिएगा। उड़ान याद रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसको जो है कौन सा दोष जो है दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक जब आपको पता चल गया तो इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा जरा दूरदृष्टिता। देखिए जरा दूरदृष्टिता में क्या होता है ना, यहाँ पे आप समझेंगे ध्यान से। देखिए आयु में वृद्धि जब होता है, जो ओल्ड ओमेन हो जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है तो उसके साथ साथ जो है मांसपेशियां दुर्बल होती है, सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाती है? कमज़ोर होने लगती है, ठीक ना, जिसके कारण नेत्र का जो समंजन क्षमता है वो घट जाता है, समंजन क्षमता घट जाता है, वो लेंस को फैला नहीं पाता है और जो है पतला कर पाता है, ठीक है। तो जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं। भाई इसका कारण क्या है? तो देखिए पक्षमाभि मांसपेशियों की शक्ति में कमी तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है, जिसके कारण नेत्र में जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए द्विफोकली लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि दूरदृष्टि दोष जिसको हो गया, मतलब उसको दोनों नहीं दिखाई देगा, न निकट वाला दिखाई देगा सही से, न जो है दूर वाला दिखाई देगा। तो दोनों को दूर करने के लिए दो प्रकार का, यानी कि दो प्रकार के लेंस वाले एकमात्र जो है चश्मे का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब उसको कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। उसमें अवतल भी होगा और क्या होगा? उत्तल भी होगा। याद रखिए। देखिए होता क्या है, चश्मा का है, चश्मा में आप देखिए मान लीजिए कि चश्मा है, ठीक है, ये चश्मा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो
ये होता है नीचे एक लेंस लगा दिया जाता है, एक ऊपर लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। लेंस नीचे होता है, एक ऊपर होता है। तो देखिए याद रखिए, नीचे अगर पास की वस्तु को साफ साफ देखना है तो उस नीचे वाला लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बताइए कि जिसका पास वाला नहीं दिखाई देता है उसको कौन से लेंस का आवश्यकता पड़ता है? जो निकट है ना। तो अभी बताए थे क्या चीज़ कि भाई अवतल, तो नीचे अवतल होता है और ऊपर उत्तल होता है। याद रखिए, चश्मे के लेंस जो बनाया जाता है, नीचे जो क्या होता है अवतल होता है और ऊपर वाला उत्तल होता है। क्योंकि निकट देखना है तो नीचे आँख करना पड़ता है और ऊपर देखना है तो जो है ऊपर आँख करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई चश्मा कैसे बनाया जाता है। आगे अबिंदुकता, देखिए अबिंदुकता किसको कहते हैं? अगर यहाँ पे आप समझेंगे अबिंदुकता को तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं, क्षैतिज का मतलब ऐसे सपाट और एक खड़ा पोल जैसा, ठीक है, एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष के कारण ही एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती है। मतलब कि देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए एक बहुत जो है लंबा पोल जैसा जो है अगर वस्तु है तो उसको देखना है और एक सपाट, दोनों एक साथ देखना है, तो दोनों एक साथ क्या होगा, देख नहीं पाइएगा इसको, ठीक ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से इसका बन रहा है। बनना तो ऐसे चाहिए कि रेटिना पर इसका फोकल पॉइंट बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फोकल पॉइंट आप देखिए कि तीन, देखिए ऊपर भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, मतलब छितर बितर हो गया, अलग अलग इसका फोकल पॉइंट बन रहा है। और जब अलग अलग फोकल पॉइंट बन रहा है तो इस आँख कैसे कंफ्यूज हो जाएगा कि देखे किसको। मतलब कि एक प्रकार से कहिए कि ना वो लंबे क्षैतिज जो है या ऊर्ध्वाधर कोई खड़ा है पोल तो उसको भी नहीं देख पाएगा और क्षैतिज होगा उसको भी नहीं देख पाएगा। मतलब कोई एक ही होकर देख सकता है वो, क्योंकि इसका फोकल जो है यहाँ पर फोकल पॉइंट जो है कई जगह पर बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो है अबिंदुकता कह सकते हैं इसको। यहाँ पे हम समझेंगे कि भाई कारण क्या है। देखिए कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण ऐसा होता है। कॉर्निया का गोलाई जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, ठीक ना। अनियमितता के कारण होता है, नेत्र में यह दोष हो जाता है। देखिए इसका निवारण कैसे करते हैं, तो उचित फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें। आगे चलते हैं, चक्षुष विकृति तथा ब्रेल पद्धति। देखो यहाँ पे सीधी सी बात है ना, क्या है, देखिए मान लीजिए कि जिसका आँख एकदम ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हो सकता है कि जन्म से ही वो ब्लाइंड हो या फिर बाद में ऐसा ब्लाइंड हो गया हो कि उसका निवारण नहीं हो सकता है, न चश्मा लगा करके ना कुछ और शल्य चिकित्सक करके, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, एक पद्धति है। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों में भी ये जो है देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो पढ़ना चाहता है तो उसके लिए एक लिपि तैयार किया गया था, है ना, लिपि तैयार किया गया। अब लिपि तैयार किया गया तो उसको कहा जाता है ब्रेल लिपि या ब्रेल पद्धति। इसको समझते हैं थोड़ा सा। इस विकृति में व्यक्ति वस्तुओं को सीमित दूर तक देख पाता है या कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति स्पर्श द्वारा, मतलब कि एक किताब होगा और अक्षर उभरा हुआ लिखा हुआ रहेगा, उसको जो है क्या करते हैं, टच करके ये महसूस करके क्या करते हैं, पहचानते हैं अक्षर को, ठीक है। अथवा ध्वनियों को ध्यान पूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। सोचिए, आप सोचिए कि हम लोग का अगर आई है तो किस प्रकार से चारों तरफ जो है देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। और जिनके पास आँख नहीं होगा, आप सोचिए कि किस स्थिति में वो जो है रह रहे होंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी। चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है और इस पद्धति का उपयोग करने
है ना, अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है, मतलब करके इस पद्धति का प्रयोग करके अनेक भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो व्यक्ति मिलेंगे आपको तो ज़रूर उनका मदद करिए, ठीक है। मदद करने से जो है एक प्रकार का अलग सा फील होता है, अनुभव होता है, ठीक है। आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसका ऑब्जेक्टिव ले करके आएंगे और तैयार रहिएगा अगले वीडियो के लिए। 7:15 पर आपको ये वीडियो जो है मिल रहा है, तो अगला वीडियो भी यही टाइम में आप लोगों को मिलेगा। कभी 7 बजे भी मिल जाता है, कभी 7:15 पे भी मिल जाता है शाम को। क्लियर है? तो मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।